ये गलत चीज़ है, मैं अपने पार्टनर के साथ गलत कर रहा हूँ। ये इनकी फितरत होती है। वो 10 बार झूठ बोलेंगे, फिर वो वाइफ के सामने सॉरी बोल देंगे, फिर बोलेंगे, फिर वो सॉरी बोल देंगे। स्पाउस को या पार्टनर को दूसरा मौका देना चाहते हैं, फिर बिना बात करे ये चीज़ें सॉल्व होंगी ही नहीं। जैसे मैंने छोड़ भी नहीं सकती, मतलब शादी से बाहर भी नहीं आ सकती बिकॉज उनके बच्चे हैं, बिकॉज सोसाइटी प्रेशर है और वो इंडिपेंडेंट भी नहीं है। इसके लिए हमारे पास एक इमोशनल ये एक्चुअली एक टेक्निक है इमोशंस को, इंटेंस इमोशंस को कंट्रोल करना। उसकी भी काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं कि आप उस इंसान के साथ कैसे रहें। टेक्निक है STOP। स्टॉप की जैसे स्पेलिंग होती है बट इसमें एक P एक्स्ट्रा है। तो प्रियंका जी, फिर से हम आपका स्वागत करते हैं अपने शो पर। और लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर। जी बिल्कुल। और आज हम बात करेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं, अगर वो बाहर आने चाहते हैं किसी भी वजह से, फॉर फैमिली या सोशल प्रेशर, या अपने स्पाउस को या पार्टनर को दूसरा मौका देना चाहते हैं, तो वो बाहर कैसे आएँ? मतलब एज ए एक्सपर्ट के तौर पर आपके क्या सजेशन रहेंगे? तो आज हम उसके लिए बात करेंगे। ओके। तो मैं आपसे जानना चाहती थी कि जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल में अगर कोई जो पार्टनर है जी या स्पाउस है वो ट्रैप है और वो बाहर आना चाहते हैं, तो क्या करें? ओके। तो देखिए, सबसे पहले तो जब उनको सेल्फ रियलाइज हो जाएगा कि ये गलत चीज़ है, मैं अपने पार्टनर के साथ गलत कर रहा हूँ, कि मैं कहीं और इन्वॉल्व हूँ तो मैं अपने पार्टनर के साथ गलत कर रहा हूँ, तो उसको जब रियलाइज़ हो जाएगा तो वो बाहर आना चाहेगा। उसको लगेगा कि मैं तो फंस गया हूँ और मैं गलत कर रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने जिसके साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कि भाई देखो, हमने चाहे जो भी करा, जैसे भी जिन हालात में, कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं, घर में माहौल ऐसा होता है, हमारे पास बहुत सारे रीजंस होते हैं जब हम अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं कि हम सही हैं। तो उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि ये गलत है और हमें शायद हमारे इस काम से 2 फैमिलीज़ ख़राब हो रही हैं, मेरी भी हो रही है और आपकी भी हो रही है। तो अगर हम इसको यहीं पे स्टॉप कर दें तो शायद हमारी घर में भी जो पहले जो हैप्पीनेस रहती थी वो वापस आ जाएगी, और जितनी प्रॉब्लम्स हमें इतने झूठ बोलने पड़ रहे हैं उनसे हम बच पाएंगे। तो मुझे लगता है सबसे पहले कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट स्टेप उनका कम्युनिकेशन होगा। आफ्टर दैट वो अपनी वाइफ के साथ सब कुछ बताएं कि मैंने ये गलत किया और शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे अब ये रियलाइज़ हो रहा है, पर मैं आपको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये मैंने आपको बिना बताए करा। तो उस टाइम अगर वाइफ को भी लग रहा होगा कि मुझे अपनी फैमिली बचानी है, तो वो भी उनके साथ मिलके एक नई शुरुआत करेंगी। ठीक है, बिल्कुल। तो इस केस में ऐसा भी कई बार होता है, जैसे आप मतलब कि अगर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई कपल है और एक बाहर आना चाहता है लेकिन दूसरा एग्री नहीं करता। हाँ बिल्कुल। तो उस केस में बड़ी वर्स्ट कंडीशंस बन जाती हैं। जी तो उस केस में फिर कैसे? जी, एक्चुअल में एक को सेल्फ रियलाइज हुआ लेकिन दूसरे को नहीं हुआ। हाँ एग्जैक्टली, वही केस। तो दूसरा तो चाह रहा है कि भाई मैं तो नहीं छोड़ूंगा और तुमने जो बोलना वो बोलो, लेकिन उस टाइम पे उस इंसान को उसी से बात करनी है, क्योंकि बिना बात करे ये चीज़ें सॉल्व होंगी ही नहीं। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि सबसे पहले कम्युनिकेट करना है, फिर उनको अगर लगता है तो उनको साइकोलॉजिकल जो भी प्रोफेशनल हेल्प है वो लेनी चाहिए। सो दैट उसमें क्या होता है कि हम लोग ना कॉग्निटिव परसेप्शन चेंज करते हैं, कि जो हमारे कॉग्निशन स्किल होती है उसको हमने किस तरह से चेंज करना है। जो थॉट प्रोसेस है उसमें हम थेरेपीज़ लेते हैं उस इंसान की, जैसे CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो उसमें कॉग्निशन, जो उनका सोचने का तरीका है, जो उनका थॉट प्रोसेस है, उसको हम धीरे धीरे चेंज करते हैं, पर्सपेक्टिव को चेंज करते हैं। उससे काफ़ी केसेस में काफ़ी रिलैक्सेशन मिलती है और वो इंसान धीरे धीरे रियलाइज़ करता है। पर वही है, मैंने आपको बोला कि मेडिसिन खा के हम तुरंत ठीक हो जाते हैं, पर दैट इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। बट अगर आपके पास पेशेंस है तो आप काउंसलिंग सेशन जब आप लेना चाहते हो, तो जब आप किसी साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए जाते हो, तो सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर होके जाइए कि इट विल टेक टाइम, ये टाइम लगेगा पर ये परमानेंट ख़त्म होगा।
ऐसा नहीं है कि दवाई खा के तुरंत हम ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें वही चीज़ हो जाती है। हाँ, तो टाइम लगेगा, कंडीशंस आएंगी, सॉल्यूशंस निकलेंगे। जी टाइम लगेगा। तो इस केस में भी हम CBT लगा के हम क्लाइंट को ठीक करते हैं। अच्छा, कई बार होते हैं कि जैसे हम बात करते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है, कई बार बहुत उसमें सुनने में आता है, या हम लोग खुद भी बोलते हैं कि इट्स अ चॉइस। जी, तो चॉइस है, इसका मतलब ये आपके अंदर से ही आता है। तो क्या ये इंसान का बेसिक नेचर है, मींस ये कोई आदत है, या कोई डिसऑर्डर ऑफ पर्सनालिटी भी आपने कुछ देखा है क्या? एक्चुअली में ये एक दिस इज अ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कुछ लोग जो है वो फ्लर्ट करते हैं, पर वो उसको मैरिटल उसमें वो अपनी जो वाइफ होती है और अपना रिलेशन ख़राब नहीं होने देते। जो फ्लर्ट करते हैं वो बाहर निपटा के घर में सही रहते हैं, और कई बार वो उनका टाइम पास होता है, वो इतना लंबा नहीं जाता है। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जब हम उसको नाम देते हैं किसी रिलेशन को, तो वो क्या होता है, वो फिजिकल तक पहुंच जाता है, फिजिकल इंटीमेसी उनकी हो जाती है। मतलब फ्लर्ट करना, आप बोल रहे हैं कि फ्लर्ट करना और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रिलेशनशिप में जाना बहुत डिफरेंट। फ्लर्ट करना क्या है, टाइम पास है कि फ्लर्ट करा, टाइम पास करा, इट्स ओके, खत्म बात। लेकिन जब आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जब हम उसको टर्म दे रहे हैं, उसको हम सिंबल दे रहे हैं कि नहीं ये चीज़ है, तो उसमें वो क्या है कि उनका फर्स्ट स्टेप होता है बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, फिर धीरे धीरे इन्वॉल्व होते जाते हैं, धीरे धीरे वो फिजिकल इंटीमेसी में चला जाता है। बट वो फ्लर्ट में वो चीज़ नहीं होती है, वो बहुत कम केसेस में हमने देखी है, वो बहुत कम होती है। रिसर्च, मतलब हमने देखी है, रिसर्च बोल रहा है ये, ठीक है। तो उसमें फ्लर्ट और उसमें ये डिफरेंस है। तो मीन्स जो लोग फ्लर्ट करते हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एंटर नहीं करते, आप ये बोलना चाहते हैं? हाँ, मे बी समटाइम, मतलब मैं समटाइम बोल सकती हूँ कि 90% वो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं जाते हैं। वो सिर्फ फ्लर्ट करके उसी टाइम पे वो ख़त्म कर देते हैं उस चीज़ को, क्योंकि वो भी एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, पर वो उतनी ही तरह सीमित रहते हैं। और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। उनको कई बार घर में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, कई बार क्या होता है कि आपस में भी थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप रह जाता है कि और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हस्बैंड वाइफ में जो ईगो है वो हो जाती है। और सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ईगो ही है कि उनको लगता है कि मैं अब जैसे लड़ाई होती है तो सम टाइम जो जिनका रिलेशन अच्छा चल रहा है, जिनका बॉन्ड अच्छा चल रहा है, तो हम क्या लगता है आपको कि क्या उनके बीच में लड़ाई नहीं होती? उनके बीच में लड़ाई होती, लेकिन उनमें कोई एक पार्टनर ऐसा होता है जो झुक जाता है और वहीं पे जीवन की गाड़ी चलना शुरू हो जाती है ना। और जिन घरों में ये नहीं होता है, जिन पति पत्नी में ये नहीं होता है कि मैं क्यों झुकूं, तू क्यों झुके, तो वो उनका जो है कश्मकश चलती रहती है और फिर धीरे धीरे घुटन होने लगती है। तो उनमें से कोई भी एक बाहर जाके वो शांति ढूंढता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था 80-20 का रिलेशन है, तो वो उस 20% को बाहर ढूंढने चला जाता है और वहीं से कहानी शुरू हो जाती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। तो जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कई लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल पार्टनर से ले लेते हैं। हाँ, मतलब स्पाउस है घर में, बट वो मल्टीपल पार्टनर है कि एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। जी। तो वो एक, मैं वही जैसे लास्ट क्वेश्चन में यही जानना चाह रही थी कि वो बेसिक नेचर है, मतलब फितरत है, तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर किसी का मतलब है ही, जैसे आप बोले कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या बेसिक नेचर है, तो वो कैसे उसको चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? ये इनकी फितरत होती है, इस पर्सनैलिटी वाले लोगों की ये इनकी फितरत होती है। वो 10 बार झूठ बोलेंगे, फिर वो वाइफ के सामने सॉरी बोल देंगे, फिर बोलेंगे, फिर वो सॉरी बोल देंगे अगेन एंड अगेन, है ना। तो ये चलता रहेगा। कुछ टाइम ये होता है कि वाइफ्स बोलती है कि ठीक है, मतलब इन्होंने सॉरी बोल ली। कई बार होता है ऐसे कि सॉरी बोल रही, तो मैं मान जाती हूँ और मैं अपने घर की तरफ देखती हूँ, क्योंकि उनके पीछे उनकी बच्चे होते हैं। और वो सम टाइम ये डिसीजन जो हम बोलते हैं कि डाइवोर्स तक जाता है, तो ये तब जाता है भाई कि या तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं और या उनके साथ बच्चे होते हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट होती हैं तो वो फटाफट डाइवोर्स की तरफ चली जाती हैं। सेपरेशन, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेपरेशन होता है, डाइवोर्स धीरे धीरे जो भी प्रोसेस होता है वो पूरा करती हैं। लेकिन जो लेडीज़ जो इंडिपेंडेंट नहीं हैं और उनके बच्चे उनके साथ हैं, उनमें वो प्रॉब्लम बन जाती है। तो वो कई बार अपने हस्बैंड को माफ़ कर देती हैं कि नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं। वो अपने आप को मनाती हैं, वो अच्छी बात, वो पॉजिटिव वे में चाहती हैं कि भाई ठीक है मैं अपने आप को मना रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जिसकी फितरत ही ऐसी है
वो चेंज नहीं होगा। तो मैं उन वुमेन को ये बोलना चाहती हूँ कि उन पे कतई विश्वास ना करें जो बार बार इसी चीज को रिपीट कर रही हैं, चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। जी, तो इसके लिए हमारे पास और बहुत सारे रास्ते हैं कि अगर आप नहीं, और आप उनके साथ भी एक अच्छे वे में रह सकती हैं। उसकी भी काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं कि आप उस इंसान के साथ कैसे रहें, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद भी अपना पूरा इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आप अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, और आपके साथ बच्चे भी हैं। मतलब इन केस कि आप छोड़ भी नहीं सकते, हाँ, उनके साथ आप जी भी नहीं सकते। हाँ, वो प्रॉब्लम होती है ना कि जीवन जो है ना वो ढोना होता है, वो ढो रही होती है उस टाइम पे जीवन, पर हमें लगता है कि जीवन जो है वो जीना चाहिए, ढोना नहीं चाहिए इन एनी सिचुएशन। किसी के साथ भी ये नेगेटिव पॉजिटिव एडवर्स सिचुएशन आ जाती हैं। तो इनफिडिलिटी के केस में हम यही कहते हैं कि अगर आपको लग गया पता कि वो जो है वो उसने बेवफाई करी, तो हम उसके बाद उस इंसान को, कोई भी पार्टनर है, उसको उसी के साथ अगर रहना है, तो इसमें दो सिचुएशंस पैदा हो गई कि या तो डाइवोर्स ले ले, और दूसरी सिचुएशन ये हो गई कि वो उसी घर में रहे। तो जैसे मैंने आपको बताया, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि दो सिचुएशंस हमारे पास होती हैं। तो एक सिचुएशन में तो ये हो गया कि डाइवोर्स ले लिया, और दूसरी सिचुएशन ये हुई कि हमें उसी सिचुएशन में जो एटमॉस्फेयर है उसी में रहना है। अब क्वेश्चन ये है कि उस एटमॉस्फेयर को हमने पॉजिटिव कैसे बनाना है, अपने रहने के काबिल। तो यहाँ पे हम जुड़ते हैं स्पिरिचुअलिज्म के साथ कि सबसे एंड में जाना तो हमने वही है। स्पिरिचुअलिटी जो है हमारी, वो एक एंड है कि भाई जहाँ हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ते हैं। तो यहाँ पे भी हमने भगवान पे छोड़ना है, पर अपने आप को खुश कैसे रखना है, तो उस टाइम पे अपनी सेल्फ रियलाइजेशन करनी है कि मैं क्या हूँ, कि मेरा जन्म सिर्फ इसके लिए हुआ है कि मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे और मैं इनको पालूंगी पोसूंगी, मेरी लाइफ खत्म, क्या मैं यहीं तक हूँ? मतलब मोस्टली वुमन को जो भी है वो अपने ऊपर काम करना चाहिए। हाँ, अपनी पर्सनालिटी पे काम करे, अपनी इनर पर्सनालिटी पे काम करे, कॉन्फिडेंस पे काम करे, अपने स्किल सेट पे काम करे, जी जी, रादर देन कि हाँ वो रोते बिलखते हुए अपनी ज़िंदगी। जैसे कुछ फीमेल्स होती हैं जी, और उनके जो स्पाउस है या मतलब पार्टनर है वो कहीं बाहर इन्वॉल्व है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जी, बट वो फीमेल क्या है कि वो शादी को छोड़ भी नहीं सकती, मतलब शादी से बाहर भी नहीं आ सकती बिकॉज उनके बच्चे हैं, बिकॉज सोसाइटी प्रेशर है, और वो इंडिपेंडेंट भी नहीं है फाइनेंशियली। जी, तो उस केस में आप उनकी कैसे हेल्प करेंगी, मतलब कि वो लोग करे तो करे क्या? क्योंकि हमने लास्ट पॉडकास्ट में जैसे बहुत सारी बातें की थी, तो कुछ क्वेरी मेरे पास भी आई कि हम इस सिचुएशन में हैं तो हम क्या करें। जी, कि ना हमारी एजुकेशन इतनी है, हमारा स्किल सेट इतना नहीं है, और हम डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, फैमिली का माहौल भी ख़राब हो रहा है, पार्टनर को भी समझा नहीं पा रहे हैं, वो अगेन एंड अगेन वही सिचुएशन में कर रहा है, और हम जिया भी नहीं जाता और मरा भी नहीं जाता बिकॉज ऑफ किड्स, बिकॉज ऑफ सोसाइटी। बिल्कुल नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ऐसे केसेस मेरे पास भी आते हैं कि जैसे आपने बोला कि इंडिपेंडेंट विमेन जो है वो तो क्या करती हैं कि डाइवोर्स की तरफ हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, है ना। लेकिन जो दूसरी हैं जिनको पता भी लग जाता है कि मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनके पास एक सोशल स्टिग्मा भी है कि भाई डाइवोर्स्ड जिसके साथ लग गया, टैग लग गया, तो उनको अच्छी नज़र में नहीं देखा जाता है, ये थोड़ा सा है कहीं ना कहीं। और उनके पास लाइबिलिटीज़ भी हैं बच्चों की, और खुद इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि वो सर्वाइवल कर पाएँ अपना और अपने बच्चों का। राइट। तो उस सिचुएशन में हमने उनको ऐसे जीना सिखाना है कि उसी एटमॉस्फेयर में, और वो इंसान जो भी पार्टनर दूसरा, चाहे इसमें मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, हमने उसी सिचुएशन में रहना भी है, तो कैसे रहें, कैसे? बिल्कुल, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने बारे में जानना। हो सकता है भगवान ने आपके साथ इसलिए करा हो कि अपने बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ रियलाइजेशन। कि आपको चोट पहुंचाई है जी, तो आपको कुछ रियलाइज़ करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि क्या आपका जन्म हुआ तो सिर्फ इसी काम के लिए जन्म होता है कि अपनी जैसे जो लोग पढ़ते नहीं हैं, जो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, कि सिर्फ उन्होंने बड़े हुए, शादी हुई, थोड़ा बहुत पढ़े, शादी हो गई, उसके बाद बच्चे हुए, उनके बाद फिर बच्चों के पीछे लग जाओ, पूरा टाइम वही चला जाता है। तो क्या जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है किसी का भी?
चाहे फादर चाहे मदर, मतलब मोस्टली फादर तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वो वर्क प्लेस पे होते ही हैं, है ना। एक सोशल वो भी है कि फादर को जॉब तो करनी है पूरे परिवार के भरण पोषण के लिए, लेकिन लेडीज कहीं कहीं जॉब नहीं करती हैं। तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ, तो क्या सिर्फ उनका जन्म इसलिए हुआ है कि उन्होंने बच्चे पैदा कर लिए, उनको स्कूल भेजा, ओके ठीक है, घर का काम कर लिया तो ओके, लेकिन हो सकता है भगवान ने उन लेडीज को चुना है कि भाई अपने बारे में भी सोचो। अब उस एटमॉस्फेयर को आपने पॉजिटिव कैसे बनाना है, कुछ ऐसी वाइब्स कैसे लानी है कि आपका मन लगे। तो इसके लिए हमारे पास एक इमोशनल ये एक्चुअली एक टेक्निक है इमोशंस को, इंटेंस इमोशंस को कंट्रोल करने की। और अगर आप समझें कि किसी भी इंसान के बारे में कि वो बहुत खुश है, उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, तो आपकी सोच बहुत गलत है। हर किसी की लाइफ में नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस हैं, लेकिन वो कैसे डील कर रहे हैं वो उनको पता है। ठीक है, तो हमें अभी बात करनी है नेगेटिव इमोशन को हमने कंट्रोल कैसे करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है STOPP। स्टॉप की जैसे स्पेलिंग होती है, बट इसमें एक पी एक्स्ट्रा है। ठीक है, STOPP। ठीक है, थोड़ा तो आज से ये स्टॉप की स्पेलिंग जो है वो डबल पी वाली होने वाली है। तो इसमें क्या है कि S मीन्स जो भी इंटेंस इमोशंस हैं उनको रोक लेना। मुझे पता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, पर जब आप प्रैक्टिस करेंगी तो इस चीज़ को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने फर्स्ट मैंने बोला कि S मीन्स कि जो भी इंटेंस इमोशन है उसको हमने स्टॉप कर लिया। नेक्स्ट है T, टेक अ ब्रेक। कुछ टाइम की आप ब्रेक लीजिए उसी इमोशन से रिलेटेड, पर उस ब्रेक में क्या करना है, डीप ब्रीदिंग। ओके, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे डीप ब्रीदिंग, मुझे लग रहा है सबको पता है कि डीप ब्रीदिंग जो है कि इनहेल और एक्सहेल का प्रोसेस, कि लंबी सांस लेनी है, फिर उसको होल्ड करना है, फिर उसको रिलीज कर देना है। दिस इज कॉल्ड डीप ब्रीदिंग। ठीक है, एक और टेक्निक है अपने नेगेटिव इमोशन को कंट्रोल करने के लिए चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना। चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए जो आपकी राइट नॉस्ट्रिल होती है उसको प्रेस कीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप रिलीज कीजिए जो भी है, और इस प्रोसेस को आप कम से कम 2 मिनट्स तक, 1 to 2 मिनट्स धीरे धीरे बढ़ाइए, इस प्रोसेस को कीजिए। तो इससे क्या होता है कि चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। चंद्र नाड़ी का मतलब चंद्रमा, चंद्र का मतलब ठंडा, तो ठंडक जो है वो बॉडी में आने लगती है, तो अपने आप जो अंदर इमोशंस हैं वो शांत होने लगते हैं, है ना। और जब चंद्र नाड़ी हमारी जब एक्टिवेट होती है या हमारे अंदर जब बॉडी में इंटेंस इमोशंस हावी होते हैं, तो उस टाइम पे एक्चुअली हमारी बॉडी में जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हुआ होता है। ठीक है, तो इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हमने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में चेंज करना है बाय डीप ब्रीदिंग। ओके, ठीक है, तो हमने जब हमारा जो सिस्टम, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जब हमारे इंटेंस इमोशंस होते हैं तब वो अपने आप ही बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है। तो थ्रू डीप ब्रीदिंग हमने उसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से उसको क्या करना है, मतलब इजी गोइंग करना है, तो वो डीप ब्रीदिंग से हो जाता है। एक ये टेक्निक है, और ये इसी में बता रही हूँ अभी मैं सेकंड पॉइंट में, जब आपने टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, मैंने बोला टेक अ ब्रेक, तो उसी के अंडर ये टेक्निक्स हैं। फिर हमारे पास आती है माइंडफुलनेस की टेक्निक्स। उसमें क्या है कि एक आइस का टब होता है, जैसे घर में भी आप यूरिन के आइस टब आप खरीदो, घर में भी आप अपने कोई जैसे बाथ टब रहते हैं घर में, उसमें भी आप आइस क्यूब्स वगैरह डाल के उसको पानी को मतलब ठंडा करना है और उसमें थोड़ी देर बैठना है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है कि सॉर एंड स्वीट का, कि जब आप कुछ खट्टा खाते हो या मीठा खाते हो, तो उसमें क्या है कि जो भी खा रहे हो ना उसको रियलाइज करो, डीप ब्रीदिंग से उसको रियलाइज करो। हाँ, कि मैं क्या खा रहा हूँ, उसको रियलाइज करो कि मैं खा क्या रहा हूँ। दिस इज सॉर एंड स्वीट टेक्निक। और नेक्स्ट वन इज क्लेंचिंग टेक्निक। जो स्माइली वॉल्स होती हैं उसको ऐसे ऐसे प्रेस करना है और अपने अंदर से ये बोलना है कि ये जो मेरे को इमोशन परेशान कर रहा है, भाई अब तू जा, बहुत तूने मेरे को जितना भी नुकसान पहुंचाना था तूने कर लिया, अब तू जा, मैं तुझे भेज रहा हूँ। तो दिस इज अ क्लेंचिंग टेक्निक स्माइली वॉल से। ठीक है, और अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा STO। ओ का मतलब है ऑब्जर्वर। अपनी बॉडी को बोलना है
कि माइंड और बॉडी लिंक्ड विद ईच अदर ना, एज वी नो। तो उसमें हमने उस टाइम पे ऑब्जर्वर बन जाना है और उस इमोशन को बोलना है कि ये मेरा माइंड नहीं है, ये मेरी बॉडी नहीं है। उससे धीरे धीरे जैसे अपने आप को बोलना है कि मैं इसके साथ जुड़ी ही नहीं हूँ, कि ये मेरी बॉडी नहीं है, ये मेरा माइंड नहीं है, और जो कुछ हो रहा है ये मेरे साथ नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे जब आप सोचेंगे ना, तो उस जो इंटेंस इमोशन होगा उससे आपको डिटैचमेंट होती जाएगी। राइट, ठीक है। तो दिस इज थर्ड ऑब्जर्वर। O फॉर नेक्स्ट वन इज STOP। P का मतलब है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मीन्स कि जो परसेप्शन है उसको चेंज करना है, जो कि हम CBT में भी करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में भी हम परसेप्शन को चेंज करते हैं, कि जो भी उनकी जो सोचने का तरीका है, जो उनका एटीट्यूड है टुवर्ड्स एनीथिंग, तो उसको हम चेंज करते हैं थ्रू CBT धीरे धीरे। तो इसमें भी पर्सपेक्टिव है कि ये जो इंटेंस इमोशन है इसके बारे में क्या सोचना है, उसको धीरे धीरे पॉजिटिव वे में लाना है। वो लाना कैसे है कि जैसे आपकी ये सोच है और रियलिटी भी है कि आपका पार्टनर कहीं और है, लेकिन आपको यहीं रहना है, लेकिन इस इमोशन को आपने चेंज कैसे लाना है, इसमें पॉजिटिव वे में कैसे सोचना है कि ठीक है मेरी लाइफ थी, हो सकता है कि मेरे, जैसे हम बोलते हैं ना, गीता में लिखा है कि कर्म होते हैं, कर्म जो है वो हमें मुझे लगता है कि भुगतने पड़ते हैं। तो अगर इसको चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लें कि हो सकता है मेरे कर्म होंगे, पास्ट लाइफ जो भी है, जैसे तो अगर कुछ होगा तो हो सकता है मैं उसको कर रही हूँ, पर मुझे अब इस टाइम को जब चलाना ही है, तो इससे अच्छे है कि सुसाइड की तरफ ना जाके, जो जनरली केसेस में क्या होता है कि लोग सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। थॉट चलता अभी है। आपने देखा कितने सारे केसेस हो रहे हैं कि जो सुसाइड कर रहे हैं, जैसे हमारे जो ये मेल कम्युनिटी है वो बहुत सुसाइड खुद भी कर ले रही है कि वाइफ से परेशान होके। तो ठीक है, लेकिन उसके भी अलग अलग पहलू हैं, हम उसके बारे में अलग बात कर लेंगे। काफी हमने की भी अपनी लास्ट एपिसोड जी, तो उसके भी अलग पहलू में, इसलिए मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि सुसाइड की तरफ ना जाके अपने ऊपर काम करना है हमें, कि अब जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं करूँगी। मुझे घर में जो भी करना है, अपने घर में इतनी पॉजिटिव वाइब्स लानी है, जैसे आप प्लांट्स रखिए, प्लांट्स में अपना ध्यान लगाइए, जैसे प्लांट थेरेपी होती है। तो मीन्स कि इमोशंस को हमने, और जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसको हमने चेंज करना है। तो ये आता है पर्सपेक्टिव में। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसका, वन मोर P, वो है प्रैक्टिस। जितना मैंने बोला पीछे STOP, इसकी करनी है प्रैक्टिस, क्योंकि एक बार में कुछ भी नहीं, कुछ सॉल्व नहीं होता है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब जब अगर कोई इसमें ट्रैप हो गया है इस इमोशंस में, या जो भी सिचुएशन है, अपने बॉडी लेवल पर इमोशंस, और मतलब अपने हर तरीके से अपने ऊपर काम करें। जी तो ही आई थिंक इस सिचुएशन से आई को पहले एक्सेप्ट करें ना, कि मैं कौन हूँ। राइट, मैं भी तो हूँ, क्या मैं इसी काम के लिए आई हूँ। सबसे पहले जब ये, और जिसको भी ये रियलाइज हो रहा है वो देख रहा है, और धीरे धीरे जिस एटमॉस्फेयर, जिस गृह क्लेश के कारण हस्बैंड बाहर गए थे ना, तो सम केसेस में वो बाहर से अंदर भी आ रहे हैं, जब माहौल अच्छा होने कि लगता है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है और मेरे घर में तो बहुत अच्छा माहौल है। क्योंकि वो जिस बंदी के साथ इन्वॉल्व है या बंदे के साथ इन्वॉल्व है, किसी के साथ भी इन्वॉल्व है, वहां पे जब अब घर में तो उसने तो रिएक्ट करना बंद कर दिया। उसने उनका फोन टच करना, उनके फोन पे जो भी वो सर्चिंग करती थी वो सब बंद कर देना है, सब बंद कर दिया। और उनको लग गया पता कि मेरे फोन में अब कुछ नहीं हो रहा, सब बंद हो गया। तो उनको लगा कि तो कुछ भी नहीं है, वो तो बड़ी शांत से चल रही है, ठीक है, हो रहा है। फिर वो सारी एक्सपेक्टेशन कहाँ जाएंगी उनकी? बाहर, क्योंकि उस इंडिविजुअल के साथ वो रहे नहीं है, उनको नहीं है पता वो क्या है एक्चुअली में, क्या है। वो सेम बात होगी ना, सारी एक्सपेक्टेशंस वहां जाएंगी तो फुलफिल होना ही नहीं है, स्टार्ट धीरे धीरे हो जाएंगे। तब उनको रियलाइज होगा कि भाई मैं अपना 80% छोड़ के इस 20% के पीछे मैंने अपना पूरा घर तबाह कर दिया। तो सम टाइम ऐसा हुआ है कि लोग वापस भी आए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, मतलब इसको एक बहुत पुराने से एक कहावत में बोलना चाहूंगी कि कटी पतंग का कोई घर नहीं होता। हाँ बिल्कुल, कट्टी पतंग किसी भी छत पे गिरेगी, बिल्कुल, और उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। जब तक इंसान के पीछे डोर है, तो वाइफ है, डोर वो वाइफ भी हो सकती है, और वो हस्बैंड भी हो सकता है। और जब वो डोर कट जाती है तो आप कटी पतंग हो, तब तो आप पैर के नीचे मसले जाओगे, फाड़ दे जाओगे, या कहीं अटक जाओगे, आपकी कोई लाइफ नहीं है। बिल्कुल सही। तो बेहतर है कि आप अपनी फैमिली को
एक इम्पोर्टेंस दें दे, और जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी प्रॉब्लम है आप सॉल्व करो, बैठ के सॉल्व करें। हाँ। और अगर आपको लग रहा है तो आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। बिल्कुल। अब इस चीज में ये मत कीजिए कि जो ये सोशल स्टिग्मा आप लोगों ने कर रखा है कि साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर या थोड़े बहुत जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं वही लोग जाते हैं। भाई सभी को जाना है, मीन्स जरूरत है तो जाना है, और बहुत सोल्यूशन मिलता है। एक बारी बात करके ही आपको लग जाता है पता। और सबसे मैं आपके माध्यम से मैं ये बात बोलना चाह रही हूँ कि आजकल के टाइम पे ट्रस्ट होना बहुत कम हो गया है। हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है कि हमें लगता है नहीं कि मैंने जो इससे बात करी है वो इसने बाहर कहीं कर दी होगी। वही, जैसे मेरा तो मानना यही है कि अगर फैमिली में कोई इशू चल रहा है जी, या तो आप अपनी चार दीवारी में सुलझा लो। बिल्कुल बिल्कुल। आप बिल्कुल भी रिलेटिव के पास या फ्रेंड सर्कल में अगर वो डिस्कस करेंगे तो वो इश्यूज बढ़ेंगे, वो रिजॉल्व नहीं होते कभी भी। हाँ, वो रिजॉल्व नहीं होंगे क्योंकि वहां पर एक ईगो वाला प्रॉब्लम दोनों साइड आने ही वाला है। हाँ। और फैमिली अगर इन्वॉल्व हो गई तो वर्स्ट केस में जाना ही जाना बिल्कुल है। बिल्कुल। तो बेहतर है इसमें या तो खुद से निपटा ले या फिर एक्सपर्ट का ये होता है ना कि उसके पास इतने सारे केसेस आते हैं, उनको इतना नहीं होता है कि मैं अच्छा इसकी किसी को ढूंढूंगी फिर मैं बताऊंगी, हाँ। है ना। तो वो तो चीज सोचना ही बेकार है, एथिक्स ही नहीं है ना, एथिक्स ही नहीं है ना। काउंसलिंग में भी एथिक्स है, हम उसको फॉलो करते हैं। जो हमारी ये APA के जो एथिक्स आते हैं, रूल्स आते हैं, उसमें सबसे पहले यही है कि भैया उसके साथ जो है जो कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है वो रहती है। तो इसीलिए अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है तो प्लीज आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, उससे बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। लेकिन लोग बस थोड़ी सी तंग सोच वाले कि नहीं वहां थोड़ी जाता है कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रियंका, आज आपने बहुत अच्छी जो जानकारी हमें दी और आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच।